अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं फ़र्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर आपको देने लगी हूँ जो कि है बायोलॉजी के बारे में। हमारा पहला टॉपिक स्मार्ट सिलेबस का है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स। ये जो बायोलॉजी का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड, दो लफ्ज़ थे ग्रीक लैंग्वेज के, वहाँ से डिराइव किया गया। एक है बायोस जिसका मतलब था लाइफ और एक है लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। तो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम दुनिया भर में पाए जाते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाती है। और बायोलॉजिस्ट क्या है? ज़ाहिरी बात है, जो साइंटिस्ट बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में स्पेशलाइज करते हैं, फिर उनको हम इस ब्रांच के नाम के मुताबिक ही बायोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, जो कि सेल्स से मिलकर बने हों, सांस ले सकें, जिनमें मुख्तलिफ़ तरह की सलाहियतें मौजूद हों, जैसे कि वो खुराक कैप्चर कर सकें या खुराक बना सकें। इसके अलावा जो कि रिप्रोड्यूस कर सकें, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पैदा कर सकें। और मेन जो इसमें है फोकस हमारा कि उनकी बॉडी में एक या कई सारे सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ब्रांचेस की जो कि इसके पहले पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोलॉजी की। इको का वर्ड जो है वो एनवायरनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इकोलॉजी बायोलॉजी की सब ब्रांच है जो कि डील करती है एनवायरनमेंट, उसमें मौजूद एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स, उनका और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन। यानी एनवायरनमेंट और उसमें मौजूद जितनी भी हिस्से हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो हमारी बॉडी पे क्या एक्ट ऑन करते हैं, क्या उनके रिजल्ट्स हैं, क्या उनके इफ़ेक्ट्स हैं, उसको हमने स्टडी करना है। एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड यूज़ हुआ है एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो का मतलब होता है छोटा सा जानदार जिसने अपनी एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना होता है। तो एक छोटे जानदार जाइगोट से मल्टी सेलुलर छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं कि ये एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो बहुत सारी शक्लें बाज़ दफ़ा चेंज करता है या आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम बनाते हैं और नए जानदार में तब्दील हो जाता है। तो वो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि एम्ब्रियो की स्टडी करती है हत्ता कि वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाए, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिजियो का वर्ड होता है कारकर्दगी, फंक्शनिंग। तो फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ द पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी पार्ट्स हैं या उसका अगर एक भी उसके जिस्म में एक भी सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें फंक्शनिंग कैसे होती है, तमाम सिस्टम्स की कारकर्दगी कैसे होती है तमाम हिस्सों की, उसको हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। अगला आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, शक्ल। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये आगे से दो तरह की है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जिसमें हम जानदार को बाहर से देखेंगे कि बाहर से उसके अज़ा कैसे हैं, बाहर से वो दिखता कैसे है, उसकी शेप कैसी है। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो कि हम देखेंगे कि इसको इंटरनली अंदर से क्या स्ट्रक्चर है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का एक नया नाम भी है जिसे हम कहते हैं एनाटमी। फिर बात कर लेते हैं पैलियंटोलॉजी की। पैलियंटोलॉजी में फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। दुनिया में बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो कि अब हैं डेड और ज़माना कदीम से वो पाए जाते थे, लेकिन आज उनका एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद नहीं है। तो उन डेड ऑर्गेनिजम्स के कुछ एंशाइंट रिमेन्स होते हैं जो कि हमें खुदाई के दौरान या किसी जगह स्टडी के दौरान हासिल हो जाते हैं। उनकी मदद से हम उन जानदारों को पढ़ सकते हैं, उनको कहते हैं फॉसिल्स। वो टीथ भी हो सकते हैं, वो कोई उसका टिश्यू भी हो सकता है, उसकी स्किन भी हो सकती है, उसका हॉर्न हो सकता है, उसका एंटलर हो सकता है, उसकी कोई बोन हो सकती है, यानी उसके जिस्म से रिलेटेड कोई भी ऐसा हिस्सा, हत्ता कि उस जानदार की कोई खाई हुई खुराक या वेस्ट मटेरियल जो है कॉप्रोलाइट्स कहलाते हैं, वो भी फॉसिल्स कहलाते हैं ओवरऑल। और इनकी स्टडी कहलाती है पैलियंटोलॉजी। अगला जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का वर्ड इस्तेमाल होता है टिश्यू के लिए। तो हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यू किसे कहते हैं? व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेम स्ट्रक्चर्ड सेल्स कंबाइन एंड दे स्टार्ट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज नाउ टिश्यू। तो टिश्यू क्या है कि एक जैसे स्ट्रक्चर रखने वाले मुख्तलिफ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल ये, और जब ये इकट्ठा एक जैसा काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हम इस ग्रुप को कहेंगे टिश्यू। दुनिया भर के जानदारों में जितनी भी तरह के टिश्यू पाए जाते हैं उनको हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। एवोल्यूशन
ये इर्तिका के अमल से रिलेटेड है। एवोल्यूशन का मतलब है कि हमारी ज़मीन की पास्ट हिस्ट्री में क्या जो है बातें वो पोशीदा हैं जो हमें नहीं मालूम। ज़मीन कैसे बनी होगी, ज़मीन पर जो जानदार है वो कैसे बने होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो कैसे बने होंगे, और क्या क्या वाक़यात हुए होंगे, और किस तरह से एक जानदार की जो बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका के अमल से गुजरती है, उसमें पेचीदगी आती है या सादगी आती है। ये सारी बातें हमने एवोल्यूशन के अमल में पढ़नी होती हैं। अगली ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में इर्तिका का पढ़ते हैं, इस जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। जीन्स आपको पता है कि ये एक सेगमेंट है डीएनए का जो कि हमारे जिस्म में एक मखसूस प्रोटीन को बनाता है। एक्चुअली ये एक करैक्टर को पैदा करवाता है हमारे जिस्म में। मिसाल के तौर पर आंखों के रंग का जीन अलग है, बालों के रंग का जीन अलग है, स्किन के कलर के जीन अलग हैं, हाइट क्या होगी उसके लिए अलग जीन काम करता है। तो जीन्स जो है वो हमारे जिस्म में काम कैसे करते हैं और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल कैसे होते हैं, यानी कि माँ बाप से नए आने वाले जानदारों को मुंतकिल कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं, ये सारी स्टडी हमने करनी है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट आ जाता है जू जियोग्राफी। जू का मतलब एनिमल्स, जियो का मतलब ज़मीन, ग्राफी का मतलब एक साइंटिफिक जो तरीके की स्टडी है उसको कहते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। तो ये वो स्टडी है, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें तमाम दुनिया भर में जानदार जिस तरह से फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, क्यों वो उसी जगह पर पाए जाते हैं, कौन से जानदार जो हैं वो वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है यानी वो हर जगह मिलते हैं। तो उन जानदारों को हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है। और इनके लिए एक वर्ड यूज होता है कॉस्मोपोलिटन। क्यों कुछ जानदार ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी किसी एक मखसूस एरिया में पाए जाएंगे, हर जगह मौजूद नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो पेंगुइन्स हैं वो एंटार्क्टिक रीजन्स में, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तमाम दुनिया भर में नहीं पाए जाते। तो क्यों कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दुनिया में हर जगह मौजूद हैं और क्यों कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मखसूस एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्या उनकी रीजंस हैं, ये किस तरह से स्प्रेड हुए हैं, इन सब की स्टडी कहलाती है जू जियोग्राफी। अब लेक्चर का अगला हिस्सा जो है उसमें मैं उन ब्रांचेस के बारे में बात करूंगी जो आपकी बुक में डेफिनेशंस की फॉर्म में दी गई हैं।